गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट संख्या 14 वर्कशीट नंबर 14 की। यह वर्कशीट 13/11/2020 की है। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक से ली गई है। यह वर्कशीट कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है समानता, टाइटल है समानता। जिन्हें B.R. अम्बेडकर कहते हैं, जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। अशोभनीय मतलब शोभा के योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। आत्मसम्मान मतलब व्यक्ति का खुद का सम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य मतलब जीरो है, कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। जो व्यक्ति के जीवन में मुश्किल हालात आते हैं, कठिनाई आती है, संघर्ष आते हैं, उन पर जीत प्राप्त करना जरूरी होती है आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। बल का मतलब यहाँ ताकत से है। मनुष्य नाशवान है। इसका मतलब कि मनुष्य का जीवन जो है नाशवान है, उसका नाश होना निश्चित है। ये इसलिए कहा गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी कोई मनुष्य जीवन जीता है या जन्म लेता है इस संसार में, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मनुष्य को नाशवान कहा गया है। हर व्यक्ति को किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाए और अच्छा बनाए। किसी साहसी व्यक्ति के लिए, बेटा ये वह नहीं है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। किसी साहसी व्यक्ति के आना चाहिए, वह की जगह तो कोई भी जो साहसी व्यक्ति है उसके लिए आत्मसम्मान के साथ जीना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसके जीवन में अगर वह आत्मसम्मान के बिना जीवित रहता है तो इससे अधिक बुरा उसके जीवन में और कुछ भी नहीं है। यह जो लेख लिया गया है यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक से लिया गया है। अब हम देखते हैं समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं जो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समानता स्थापित करते हैं। तो क्या क्या प्रावधान है प्रमुख, देखते हैं बच्चों। पहला जो प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। भारतीय कानून यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का हक है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, कोई जनरल कास्ट का हो, चाहे SC का हो, OBC का हो, ST का हो, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, चाहे उसका जन्म भारत में किसी भी जगह हुआ हो, एवं लिंग के आधार पर, लिंग का आधार मतलब लड़का और लड़की, इनके आधार पर भेदभाव की मनाही, कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और भी कोई धर्मशाला या कोई पार्क या कोई भी जो सरकार प्रयोग सार्वजनिक है, जिनका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, तो सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जाति के आधार पर छुआछूत करना। जैसे बड़ी जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत करते थे, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। छुआछूत भारत में बैन किया गया है, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं। उसके लिए कानून बनाया गया और अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। आगे देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। सुविधाहीन समाज मतलब जिनको सुविधा नहीं मिली है। जैसे हम इसमें बात करें, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी है, जनजातीय लोग हैं, उनको सुविधा नहीं मिली है, तो सरकार ने उनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है, जिससे कि उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसे लोग जिनके साथ लंबे समय तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जिससे कि उनके जीवन यापन में सुधार आए और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिकार के अवसर प्राप्त हो। उन्हें अधिकार यहाँ पे के आना चाहिए, ये अधिकार अवसर प्राप्त हो, इसकी जगह यहाँ अधिकार के अवसर प्राप्त हों। ये मिसप्रिंट है वर्कशीट में, इसे ध्यान देंगे बच्चे कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील। आप सभी बच्चे इससे परिचित होंगे। मिड डे मील, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील की योजना है, जब बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, रोजाना अलग अलग खाना आता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। ये प्राथमिक की जगह उच्च प्राथमिक जो स्कूल है 8वीं तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था है। पहले शुरू में जब ये स्टार्ट की गई थी मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, तो यह 5वीं तक के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब यह 8वीं तक के बच्चों के लिए व्यवस्था है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम, याद रखेंगे बच्चों, यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु जो भारत का एक राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो सबसे पहले जो मिड डे मील की योजना है वे तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर अंदर शुरू करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। जो गरीब बच्चे थे, जिनके घर में खाने की समस्या थी, जिनके माता पिता अत्यंत गरीब है, उन बच्चों को स्कूल में भोजन मिलने लगा और जिससे जो गरीब बच्चे स्कूलों में कम आते थे, ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे जो है खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस नहीं लौटते थे। लंच टाइम में बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और लंच के बाद फिर स्कूलों में बच्चे वापस नहीं आते थे, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई मिड डे मील योजना के कारण। क्या बढ़ी है इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। जातिगत पूर्वाग्रह मतलब होता है हमारी किसी व्यक्ति के प्रति पहले से हमने क्या सोच बना रखी है, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि गरीब लड़के नहीं पढ़ते हैं, गरीब बच्चे जो होते हैं वो कम विद्यालय आते हैं, या मारवाड़ी लोग कंजूस होते हैं, ये पूर्वाग्रह होते हैं कि हम पहले से ही किसी के बारे में सोच बना ले कि बेटा तू नहीं पढ़ पाएगा, तू फेल होगा। इस प्रकार की जो धारणा होती है उन्हें पूर्वाग्रह कहते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, सभी लोगों को यह पता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव का जो व्यवहार होता है वह कानून के खिलाफ होता है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता जैसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनके लिए दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक स्थिति मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसके आधार पर और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने
लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, सबको समान हक है, और जो विकलांग है वो भी कम नहीं है, नेत्रहीन है वो भी कम नहीं है, सबके लिए अवसर है। ऐसा अगर लोग मानने लगेंगे तो हमारा समाज और हमारा देश विकास की ओर अधिक तीव्र गति से अग्रसित होगा, आगे बढ़ेगा। कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में, हमारा देश में जो है प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्रीय समाज में क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है, तो प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। सतत का मतलब लगातार संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अब इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, समानता के लिए तीसरा प्रश्न, समाज में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताइए। तो अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान, तो 4 प्रावधान किए गए हैं समानता के लिए। पहला प्रावधान है ए, जिसे हमने ए टॉपिक दिया है, आंसर फर्स्ट का ए टॉपिक, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। बी पॉइंट या सेकंड पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सी पॉइंट हमने इसमें देखेंगे, सी पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो देखिए, दोपहर का भोजन मिलने या मिड डे मील मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में आना शुरू कर दिया। सभी धर्म जाति के बच्चे एक साथ विद्यालय में खाना खाते हैं, जिससे जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखो बच्चों, इसका आंसर होगा, सभी लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का जो व्यवहार है वो कानून के खिलाफ है, फिर भी वे जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता, ये समानता, ये ए लिखा हुआ है, ए की जगह यहाँ ए लिख लेंगे, असमानता हो जाएगा, ये असमानता का व्यवहार करते हैं। जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, कि कोई व्यक्ति कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, तभी प्रजातंत्र, यह समाज में समानता स्थापित होगी, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग आवश्यक है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना सहयोग स्थापित करने के प्रयास अधिक हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी आज की वर्कशीट थी। मैं आशा करता हूँ वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद बच्चों।